रात के 2 बजे थे। मुंबई की ऊंची इमारतों की खिड़कियां एक एक कर बुझ रही थी, पर एक खिड़की अब भी जल रही थी। आर्या की। पेशे से यूएक्स डिज़ाइनर, दिखने में आत्मविश्वास से भरपूर, सोशल मीडिया पर हज़ारों फॉलोअर्स और हर मीटिंग में सबसे तेज जवाब देने वाली, पर असल में वो एक खामोश तूफान थी। वो लड़की जो सबकी परवाह करती थी, पर कोई उसकी परवाह करता है या नहीं, ये सवाल अब उसका पीछा करने लगा था। कुछ महीनों पहले तक उसकी ज़िंदगी में आदित्य था, एक ऐसा रिश्ता जिसमें उसने खुद को पूरी तरह बहा दिया था। पर आदित्य के लिए आर्या बस एक टाइम पास थी, किसी क्लोजेट में टंगे कपड़ों की तरह। पहन लिया जब चाहा, छोड़ दिया जब मन भरा। जब आदित्य गया, वो अपने साथ आर्या का एक हिस्सा भी ले गया, विश्वास। उस दिन जब वो लोकल ट्रेन में बैठी थी, सामने वाली सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, कांपते हाथ पर आंखों में जीवन। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी जिसके बार बार पढ़ रहा था। आर्या ने पूछा, क्या यह किसी को भेजनी है? वो मुस्कुराया, नहीं, ये मेरी पत्नी की आखिरी चिट्ठी है। हर बार जब अकेला महसूस करता हूँ, इसे पढ़ता हूँ। आर्या ने पहली बार महसूस किया कि अकेलेपन को भी कोई संजो कर रख सकता है। उसी शाम घर लौटकर उसने आदित्य की सारी यादें डिलीट नहीं की, बस एक फोल्डर में रख दी, लेसन एंड लर्न फ्रॉम लव के नाम से। आर्या की ज़िंदगी में एक मोड़ तब आया जब ऑफिस की टीम को एक एनजीओ के साथ एक ह्यूमन सेंसिटिव डिज़ाइन प्रोजेक्ट पर काम करने भेजा गया। वो प्रोजेक्ट एक संस्था के लिए था, सुनवाई। आर्या ने वहाँ पहली बार शौर्य को देखा, सादा कपड़े, आंखों में गहराई और आवाज़ में कोई बैलेंस सा। वो जानती थी यह आदमी ज़िंदगी के किनारों से लौटा है। आर्या ने सुनवाई में पहली बार वो महसूस किया जो उसने कभी आदित्य के साथ नहीं किया था, परवाह। शौर्य उसकी आंखों में झांकता नहीं था, बस उसके शब्दों की थकान सुनता था। वो घंटों उसके साथ बैठती बिना बोले, कभी किसी को कविता पढ़ के सुनाती, कभी किसी माँ को अपने बेटे की चिट्ठी पढ़ते। आर्या ने पहली बार जाना कि परवाह जताई नहीं जाती, जी जाती है। एक दिन आर्या ने शौर्य से पूछा, क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आपने बहुत कुछ खो दिया? शौर्य ने बस इतना कहा, जो खोया वो मैं नहीं था, जो पाया वो मैं अब हूँ। उसी शाम जब वो अपने अपार्टमेंट लौटी, उसने पहली बार आईने में खुद को देखा, थकी हुई लेकिन सच्ची, टूटी हुई लेकिन ईमानदार, और सबसे ज़्यादा जिंदा। उसने आदित्य को एक मेल लिखा, धन्यवाद मुझे यहाँ यह समझाने के लिए कि मेरी परवाह तभी मायने रखती है जब मैं सबसे पहले खुद की परवाह करूं। आज आर्या सुनवाई की वॉलंटियर है, दिन में डिज़ाइन करती है, रात को कहानियाँ सुनती है। अब उसकी खिड़की रात 2 बजे नहीं जलती क्योंकि वो भीतर से रोशन हो चुकी है। अब उसकी परवाह सीमित नहीं, वो हर उस इंसान के लिए है जो थक चुका है, जो टूटा है, जो बस चाहता है कि कोई एक बार पूछे, क्या तुम ठीक हो? और जब कोई पूछे, वो पूरे विश्वास से कह सके, हाँ अब मैं ठीक हूँ, क्योंकि अब मैं अपनी परवाह करना सीख चुकी हूँ। मुंबई की सुबहें बहुत तेज़ होती है, जैसे शहर को खुद से भी ज़्यादा देर तक सोने की इजाज़त नहीं है। लेकिन आर्या अब इन सुबहों को धीमे धीमे महसूस करना सीख रही थी। वो अब अलार्म के साथ नहीं, सूरज की किरणों के साथ जागती थी, कॉफ़ी पीते हुए बालकनी के सामने की गली में खेलते बच्चों को देखती, आसमान में कभी कभी उड़ते कबूतरों को निहारती। सुनवाई अब उसके जीवन का एक हिस्सा बन चुका था। यहाँ आने वाले हर इंसान में उसे कभी अपना कोई अक्स नज़र आता, कभी माँ की झलक, कभी आदित्य के शब्द, और कभी उस खोए हुए विश्वास की जो अब धीरे धीरे वापस लौट रहा था। उस दिन सुनवाई में एक लड़की आई, करीब 25 साल की, फैशन डिज़ाइनर, आंखों में सुरमा, होठों पर खामोशी और हाथों में एक स्कार्फ। उसका नाम था कृतिका। वह सीधा आकर कोने की कुर्सी पर बैठ गई और बस चुप रही। आर्या उसके पास गई, बोली नहीं, सिर्फ पास बैठ गई। कुछ देर की चुप्पी के बाद कृतिका ने खुद से कहा, मैं किसी से कुछ नहीं कहना चाहती, पर कोई मेरे पास बैठा रहे, इतनी सी केयर काफ़ी है।
आर्या मुस्कुराई और बस उसके कंधे पर एक हल्का सा हाथ रख दिया। कृतिका अब धीरे धीरे खुलने लगी। उसके शब्द धीरे थे पर घाव गहरे। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप जहाँ प्रेम के नाम पर सिर्फ कंट्रोल था। कहाँ जा रही हो, किससे बात की, ये कपड़े क्यों पहने, और फिर वही रिश्ता जिसने उसे एक दिन अस्पताल पहुंचा दिया। आर्या सुनती रही जैसे उसने खुद को सुना था कभी। उस रात जब आर्या अपने अपार्टमेंट लौट रही थी, रास्ते में उसने वही ट्रेन पकड़ी जहाँ कभी उसने उस आदमी से मुलाकात की थी। ट्रेन की सीट पर बैठते ही उसे अपनी पुरानी डायरी याद आ गई, वही जिसमें वो हर दर्द की कविता को बना देती थी। घर आकर उसने वो डायरी निकाली। धूल से ढकी थी पर पन्नों में अब भी वही सिसकियाँ दर्ज थी। उसने उसे फिर से पढ़ना शुरू किया। हर शब्द अब नया लगा, जैसे वो किसी और की कहानी हो। और तभी उसे महसूस हुआ, मैंने दूसरों की मदद करते करते अब खुद से भी प्यार करना सीख लिया है। अगले दिन सुनवाई में एक सीनियर सिटीजन कपल आया, रमेश अंकल और मीना आंटी। दोनों ने मिलकर 40 साल शादी निभाई थी, पर अब मीना आंटी को डिमेंशिया हो गया था। रमेश अंकल बोले, अब ये मुझे पहचानती नहीं, पर मैं रोज़ इनसे मिलने आता हूँ और एक ही कहानी सुनाता हूँ, हमारी पहली मुलाकात की। कैसे उसने मुझे चाय में नमक डालकर पहली बार प्यार जताया था। मीना आंटी चुपचाप मुस्कुरा रही थी, जैसे वो कुछ जानती हो या शायद कुछ याद करना चाहती हो। उस दृश्य को देखकर आर्या की आंखें भर आई। किसी ने उससे कभी इतना सच्चा प्रेम नहीं किया और शायद नहीं करेगी, पर अब उसे उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। उसने अब प्रेम को एक रिश्ते की डोरी से नहीं, प्यार के स्पर्श से जोड़ना सीख लिया था। शाम को शौर्य आया। उसके चेहरे पर हल्की थकान थी, पर आंखों में वही स्थिरता। आर्या ने पूछा, तुम कब थकते हो? शौर्य ने हंसते हुए कहा, जब मैं यह सोचने लगता हूँ कि क्या मुझे कोई समझ भी पा रहा है। आर्या ने उसकी ओर देखा, न सहानुभूति से न किसी सवाल से, सिर्फ उस सन्नाटे के साथ जो दो आत्माओं के बीच की दूरी को भर देता है। मैं समझती हूँ, उसने कहा, और शायद अब मैं भी प्यार कर सकती हूँ, बिना खोए बिना टूटे। सुनवाई अब सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं रही थी, वो एक जगह बन चुकी थी जहाँ हर कोई अपनी अधूरी बातें, अधूरे रिश्ते और अधूरी ज़िंदगी को लाकर संपूर्णता की ओर एक कदम रखता था। कृतिका अब वहाँ बच्चों को सिलाई सिखाती थी। रमेश अंकल हर रविवार अपनी कहानी दोहराते थे और आर्या, वो अब हर सप्ताह एक नई चिट्ठी लिखती थी, किसी अनजान टूटे इंसान के नाम जो शायद कभी पढ़े या शायद कभी न पढ़े। लेकिन वो चिट्ठियाँ प्यार की परिभाषा बन चुकी थी, बिना शर्त बिना स्वार्थ, बस यूं ही। एक शाम समुंदर के किनारे बैठी आर्या ने खुद से कहा, कभी किसी से इतना टूटकर प्रेम मत करना कि खुद को भूल जाओ, पर जब प्रेम करो तो इतना गहरा करो कि उसमें सबसे पहले अपनी आत्मा को सुकून मिले। लहरें किनारे से टकरा रही थी, चांद हल्का सा मुस्कुरा रहा था और हवा उसके बालों को छूकर कह रही थी, तू अब पूरी है क्योंकि तूने अब खुद को थाम लिया है। रात के करीब 9:30 बजे थे। सुनवाई में आज थोड़ा सन्नाटा था। शौर्य एक कोने में बैठा पुरानी डायरी पलट रहा था और आर्य खिड़की के पास चुपचाप बैठी थी। उसके हाथों में आज कोई किताब नहीं थी, कोई मोबाइल नहीं, बस उसकी हथेलियाँ में उसकी अपनी धड़कनों की आवाज़ थी। कुछ देर बाद उसने धीमे से पूछा, क्या कभी किसी ने तुम्हारी इतनी केयर की कि तुम खुद को भी भूल गए? शौर्य ने कुछ पल सोचा, फिर बहुत शांत लहजे में बोला, किया था, पर बाद में एहसास हुआ कि वो केयर नहीं थी, वो एक आदत थी जो धीरे धीरे मुझे खुद से दूर कर रही थी। आर्या ने आंखें मूंद ली। मुझे लगता है वह बोली, परवाह वो होती है जो तुम्हें खुद से जोड़ दे, और जो तोड़ दे वो मोह होता है, प्रेम नहीं। उस रात उनके बीच कोई और शब्द नहीं बोला गया, पर उनकी चुप्पी में जो बातें थी वो किसी भी बातचीत से गहरी थी। अगले दिन सुनवाई में एक नई कहानी आने वाली थी। विवेक नाम का एक अधेड़ उम्र का शख्स, उसने हाल ही में अपनी पत्नी को खोया था और अपनी नौकरी भी। एक दिन बस खुद को यहाँ खड़ा पाया,
वो बोला नहीं, बस आया, एक चेयर पर बैठा और खिड़की से बाहर देखने लगा। किसी ने उसे कुछ नहीं कहा। कृतिका ने उसके सामने चाय रख दी और चली गई। 3 दिन ऐसे ही गुजरे। चौथे दिन उसने एक पेपर निकाला और एक वाक्य लिखा, किसी ने मेरी पत्नी की मदद नहीं की जब वह बीमार थी। अब मैं चाहता हूँ कि कोई उसकी कविताएं पढ़े। उसने एक बैग से एक पुरानी डायरी निकाली, उसकी पत्नी की कविताओं की। उस शाम आर्या ने उन कविताओं को अपनी आवाज़ दी। तुम्हारे जाने के बाद मैंने अपने आंचल से जो आंसू पोंछे, उनमें बारिश नहीं, प्रेम की राख थी। लोग सुनते रहे, कुछ रोते रहे, कुछ चुप रहे। उस रात पहली बार विवेक ने मुझे मुस्कुराकर कहा, आपकी आवाज़ में मेरी पत्नी की आत्मा थिरकती है। आर्या अब सिर्फ श्रोता नहीं रही, वह सुनवाई की आत्मा बन चुकी थी। हर व्यक्ति जो वहाँ आता, वो बस नहीं आता, वो किसी न किसी कारण से टूट कर वहाँ आता, और आर्या उस दरार में से रोशनी निकालना जानती थी। शौर्य अब उसकी परवाह करता था, चुपचाप, बिना किसी अपेक्षा के। वो रोज रात को उसकी बालकनी के पौधों को पानी देता और एक चिट्ठी छोड़ देता, बिना नाम के, बस एहसास के। एक चिट्ठी में लिखा था, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम थक गई हो तो याद रखना, तुमने कई टूटे लोगों को फिर से जीना सिखाया है। खुद को भी उसी प्रेम से देखना। कृतिका अब आत्मविश्वास से भरी होती जा रही थी। उसने अपने पुराने क्लाइंट्स को छोड़ा और एक नया ब्रांड शुरू किया, जहां पुराने कपड़ों से नई डिज़ाइन बनाए जाते थे, जैसे ज़िंदगी के पुराने टुकड़ों से नई कहानियाँ। वो अक्सर कहती, मुझे नहीं पता था कि मेरी मन की बात कोई समझेगा भी, लेकिन जब कोई बिना बोले भी तुम्हारा दर्द पढ़ ले, तो प्यार नहीं, ईश्वर होता है। सुनवाई अब सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं, एक मिशन बन रही थी। लोग अपने बड़ों को वहाँ लेकर आते, अपने बच्चों को, अपने अधूरे सपनों को भी। शहर की भीड़ में जहाँ सबको वक्त कम है, वहाँ एक जगह ऐसी थी जहाँ वक्त थम जाता था, सिर्फ सुनने के लिए और कभी कभी सिर्फ चुप रहने के लिए। एक दिन जब बारिश हो रही थी और बाहर सब गीला था, आर्या छत पर खड़ी थी और शौर्य उसके पास आया। उसने आर्या से पूछा, क्या अब भी तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी बातें नहीं समझती? आर्या ने उसकी आंखों में देखा, बहुत गहराई थी पर कोई बोझ नहीं। उसने धीरे से जवाब दिया, अब मैं जानती हूँ कि प्यार, एहसास कोई चीज़ नहीं होती जो मांगनी पड़े। वो तो बस बहती है, जैसे ये बारिश, जो हर उस मिट्टी को भी छूती है जो खुद को बंजर समझती है। शौर्य ने उसका हाथ थामा, पहली बार किसी प्रपोजल की तरह नहीं, बल्कि किसी वादे की तरह। मैं तुम्हारी परवाह करूँगा, ठीक वैसे जैसे तुमने सबसे पहले खुद की थी। कहानी यही नहीं रुकी, क्योंकि बातें कभी ख़त्म नहीं होती, वो सिर्फ आगे बहती है। कभी एक चाय के कप में, कभी किसी कविता में, कभी किसी टूटे चेहरे की मुस्कान में। और आर्या अब जानती थी वो अकेली नहीं है, और कभी नहीं थी, क्योंकि परवाह अगर सच्ची हो तो वो लौटकर ज़रूर आती है। आर्या आज थोड़ी थकी हुई थी। उसके चेहरे पर हल्की सी शिकन थी, जैसे किसी पुराने जख्म ने दोबारा दस्तक दी हो। उस दिन सुनवाई में वो अकेली बैठी थी, किताबें टेबल पर फैली थी, दीवार पर बच्चों की पेंटिंग्स टंगी थी, और खामोशी चारों ओर लिपटी हुई थी। तभी उसकी नज़र उस चिट्ठी पर पड़ी, वही जो शौर्य ने छोड़ी थी पिछली रात। कुछ रिश्ते कहे बिना भी समझ जाते हैं, जैसे मैं अब तुम्हारी थकान पहचानने लगा हूँ। वो चिट्ठी पढ़ते ही उसकी आंखें नम हो गई। कोई अगर तुम्हारी थकान भी पढ़ ले तो समझो वो तुम्हारे लिए दुआ बन चुका है। शाम को शौर्य आया। वो रोज की तरह मुस्कुराया, लेकिन आज उसकी आंखें पूछ रही थी, क्या कुछ हुआ है? आर्या ने पहली बार उसका हाथ थामा, धीरे से बोली, कभी कभी लगता है जैसे मैंने बहुत कुछ दे दिया है, पर खुद को कहीं रखकर भूल गई हूँ। शौर्य ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उसके साथ बैठा रहा, उसके हाथ में हाथ डालकर। उसी समय कृतिका भीतर से आई। हाथ में एक पैकेट था। मुझे कुछ दिखाना है, उसने कहा। उसने पैकेट से एक नीला स्कार्फ निकाला, वो स्कार्फ जो उसकी पिछली ज़िंदगी की आखिरी निशानी थी। मैंने इसे फिर से सिल दिया, वो बोली। अब ये मेरे नए कलेक्शन का हिस्सा है।
अब मुझे इस पर शर्म नहीं आती, मैं इसे गर्व से पहनती हूँ, क्योंकि ये उस लड़की की पहचान है जो अब कभी टूटेगी नहीं। आर्या और शौर्य ने उसे गले से लगा लिया। उसे सप्ताह सुनवाई में विवेक फिर से आया। आज वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक लड़की थी, रागिनी, उसकी पत्नी की पुरानी स्टूडेंट, जो उनकी कविताएं अपने थिएटर ग्रुप में इस्तेमाल कर रही थी। मैं चाहता हूँ ये कविताएं अब सिर्फ डायरी तक न रहें, विवेक बोला। मैं उन्हें जिंदा देखना चाहता हूँ, मंच पर, लोगों की आंखों में, भावों की आवाज़ में। आर्या ने उसकी पत्नी की डायरी को देखा, हर पन्ना धड़क रहा था। तो चलिए, उसने कहा, हम सुनवाई में एक कविता उत्सव रखेंगे, उन अधूरे शब्दों के नाम। 1 महीने तक हर कोई जुट गया। कृतिका ने सेट डिज़ाइन किया, रागिनी ने कविताओं का अभिनय तैयार किया और शौर्य व आर्या ने मिलकर एक स्टेज तैयार किया जिस पर सिर्फ दर्द, उम्मीद और प्रेम बोले जाते हैं। उत्सव की शाम पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था। दीवारों पर पुराने प्रेम पत्र, छत से टंगे शब्द और स्टेज पर हल्की पीली रोशनी। पहली कविता जैसे ही शुरू हुई, हॉल में सन्नाटा फैल गया। तू गया तो मैं रुक गई, घर तेरी यादों ने मुझे फिर से चलना सिखा दिया। लोग ही रहे थे, हंस रहे थे और सबसे बढ़कर महसूस कर रहे थे। उसी रात जब सब लौट चुके थे, आर्या और शौर्य स्टेज पर बैठे थे। शौर्य ने धीमे से कहा, तुम जानती हो ये जो मंच है ना, ये सब अब सिर्फ सुनवाई का नहीं रहा, ये हम सब का है। जो भी कभी टूटा हो, जो कभी किसी की केयर को तरसा हो। आर्या ने उसकी ओर देखा। अब कोई डर नहीं था, कोई अधूरापन नहीं। उसने कहा, तो क्या अब हम? शौर्य मुस्कुराया, हाँ अब हम। और उसने उसके हाथों को अपने दिल के पास रख दिया। अब सुनवाई एक शब्द नहीं, एक क्रांति बन चुकी थी, जहाँ हर टूटन को सम्मान मिलता था, हर दर्द को आवाज़ और हर चुप्पी को एक साथी। आर्या अब सिर्फ किसी प्रेमी का नहीं या समाज सेवी का नहीं, वो एक प्रेरणा बन चुकी थी। वो अब जानती थी केयर कभी मांगी नहीं जाती, वो उस आत्मा से निकलती है जो पहले खुद की धड़कनों को सुनना सीख चुका हो। कविता उत्सव को बीतते 2 हफ्तों हो चुके थे। सुनवाई में सब कुछ पहले से कहीं ज़्यादा सजीव लग रहा था। आने वालों की तादाद बढ़ने लगी थी। लोगों की कहानियाँ अब सुनी नहीं, महसूस की जाती थी। आर्य और शौर्य के बीच की दूरी अब अल्फाज से नहीं, खामोशियों में से मापी जाती थी, और उन खामोशियों में अपनापन था। लेकिन ज़िंदगी जब बहुत सुंदर लगने लगे, तभी वो एक मोड़ पर रुककर पूछती है, क्या तुम इस सुंदरता के लायक हो? उस दिन शाम को सुनवाई में कृतिका नहीं आई। शौर्य भी कुछ परेशान था। आर्या ने ध्यान दिया कि वो पिछले 3 दिन से फ़ोन देर रात तक किसी से बात करता रहता है। पहले उसने सोचा ज़रूर किसी संस्था से होगा, पर दिल के भीतर एक अजीब सी बेचैनी ने सिर उठाया। रात को जब शौर्य वहाँ से जा रहा था, उसने कहा, आर्या मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, दिल्ली। कुछ पुराना अधूरा छूटा था, उसे ख़त्म करना है। आर्या ने मुस्कुराकर हाँ कर दिया, पर आंखें वहीं अटक गई, कुछ अधूरा। अगले दिन एक महिला सुनवाई में आई, करीब 35 साल की, तेज चाल, आंखों में थकान और माथे पर बिंदी। उसने अपना नाम बताया, अवंतिका। मैं बस कुछ बात करने आई हूँ, उसने कहा। जब आर्या ने उसे बैठाया और धीरे धीरे बातचीत शुरू की, तो उसके शब्दों ने जैसे बिजली गिरा दी। मैं शौर्य की पूर्व पत्नी हूँ। आर्या के भीतर जैसे कुछ सुन्न हो गया हो। हम अलग हो गए थे बहुत साल पहले, पर अब वो मिलने आ रहा है, क्योंकि मैं बीमार हूँ। बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा मेरे पास। आर्या ने कुछ नहीं कहा, उसने सिर झुकाया और बस उसकी आंखों से एक आंसू टपक गया। शब्द चुप थे, पर आत्मा चिल्ला रही थी। उस रात उसने खुद को पहली बार बहुत कमज़ोर महसूस किया। शौर्य, तुमने क्यों नहीं बताया? क्या मैं सिर्फ एक पड़ाव थी, या फिर मैंने खुद को कुछ ज़्यादा ही जोड़ लिया था? 3 दिन तक शौर्य ने कोई संपर्क नहीं किया। आर्या ने खुद से लड़ना शुरू कर दिया, शब्दों से, यादों से और उस उम्मीद से जो अब जहर लगने लगी थी। सुनवाई अब भी चल रही थी, लेकिन अब हर कहानी में उसे अपना दर्द सुनाई देता था। कृतिका उसके पास आई। तुम ठीक हो? आर्या ने कहा, हाँ एक कहानी चल रही है, बस नायक कब लौटेगा पता नहीं।
चौथे दिन शौर्य लौटा। उसकी आंखों में थकान थी, हाथों में फूलों की मुरझाई गंध और चेहरे पर झिझक। आर्या ने सामने खड़े होकर पूछा, क्यों नहीं बताया? शौर्य ने बहुत देर चुप रहकर कहा, मैं डरा हुआ था कि अगर तुम जानोगी तो शायद मुझे छोड़ दोगी, और मैं अब उस डर से लड़ने की हिम्मत नहीं रखता था। घर अवंतिका, वो मेरी अधूरी परछाई है आर्या, पर तुम्हें खोना मेरा अधूरा जीवन। आर्या कुछ देर चुप रही, फिर बोली, प्यार करने का मतलब ये नहीं कि हम सच से भागें। तुम्हें सच कहना चाहिए था, तब शायद मैं आज थोड़ा कम टूटी होती। शौर्य झुक गया। माफ़ करना, ये माफ़ी की बात नहीं है शौर्य, वो बोली। ये भरोसे की बात है, और भरोसा उस ज़मीन जैसा होता है जिस पर सुनवाई खड़ी है। अगर वो हिल जाए तो इमारत ढह सकती है। उस दिन सुनवाई पहली बार जल्दी बंद हो गई। आर्या घर लौटी, खुद को आईने में देखा, वो अब भी मजबूत थी पर थोड़ी थकी हुई। अगले दिन सुनवाई में एक नई महिला आई, एक किशोर बेटी के साथ। वो बैठते ही बोली, मैं टूट चुकी हूँ, मेरा पति चला गया, मेरी बेटी मुझे देखती है तो पूछती है, मम्मा अब हम कैसे जिएंगे? आर्या ने उसे देखा और पहली बार जवाब नहीं दिया। वो अपनी कुर्सी से उठी, उस महिला के पास आई और उसकी बेटी को अपनी गोद में बैठा लिया। उसने धीरे से कहा, हम जीते हैं जब किसी के दर्द से खुद की ताकत पहचाने। तुम अब भी खड़ी हो और यही सबसे बड़ा प्रेम है। ऑलवेज लव एंड केयर फॉर योर सेल्फ। उसी शाम शौर्य फिर आया, इस बार खाली हाथ नहीं, एक डायरी लेकर। इसमें मेरी सारी कहानियाँ हैं, मेरी गलतियाँ, मेरा डर, मेरा अतीत। अगर तुम चाहो पढ़ लेना, और अगर चाहो तो जला देना। पर अगर कहीं एक भी शब्द में तुम्हें सच्चा प्रेम लगे तो मुझे फिर से एक बार सुन लेना। आर्या ने डायरी हाथ में ली। उसने देखा पहला पन्ना खाली था और उसमें बस एक पंक्ति लिखी थी, तुमसे शुरू होकर तुम तक ही लौटना चाहता हूँ। 3 दिन तक आर्या ने वो डायरी नहीं खोली। वो उसे देखती रही, सहलाती रही, जैसे वो एक जिंदा चीज हो, एक धड़कता अतीत जिसे पढ़ना है, पर डर भी है कि कहीं पढ़ते पढ़ते फिर से टूट ना जाए। शौर्य अब हर दिन सुनवाई आता था, पर आर्या से दूर ही रहता। वो जानता था कि कुछ घाव वक्त से ही भरते हैं, शब्दों से नहीं। कृतिका ने उसे देखा, एक बार पूछा भी, अब क्या करोगे? शौर्य ने बस इतना कहा, मैं वो करूँगा जो आर्या ने हमेशा सिखाया, इंतज़ार और प्यार बिना किसी शर्त के। आर्या अब भी सुनवाई में पूरी तन्मयता से जुड़ी थी, लेकिन अब उसकी आंखों में एक अतिरिक्त परत थी, जैसे किसी पन्ने पर सफ़ेद रंग चढ़ा दिया हो, पर नीचे की इबारत अब भी साफ दिखती हो। रागिनी ने एक दिन कहा, तुम अब भी उसी तरह सुनती हो, लेकिन अब तुम्हारे सुनने में एक उदासी है। आर्या ने सिर झुका लिया, फिर कहा, कभी कभी हमें सबसे ज़्यादा उस समय की ज़रूरत होती है जब हम खुद को चुपचाप सुन सकें। तीसरी शाम आर्या ने आखिरकार वो डायरी खोली। पहला पन्ना वही था, खाली, बस एक वाक्य लिखा था, तुमसे शुरू होकर तुम तक ही लौटना चाहता हूँ। फिर पन्ने पलटने शुरू हुए। हर पन्ना शौर्य की आत्मा जैसा था, खुला, कच्चा और बेहद सच्चा। उसने अपने बचपन की हिचकियाँ लिखी, माँ बाप की तलख बहसें, कॉलेज के अकेलेपन के किस्से, और वो समय जब उसे पहली बार किसी ने सच में परवाह दिखाई, अवंतिका। आर्या पढ़ती गई, हर पन्ना एक परत हटाता गया। फिर एक जगह लिखा था, मैंने अवंतिका से प्रेम किया था, गहरा, सच्चा, पर मेरे डर मेरे ही आत्मघात बन गए। हम अलग हो गए और मैं फिर भी उसे भूल नहीं पाया। फिर एक दिन तुम आई और मुझे एहसास हुआ कि प्रेम दोबारा भी जन्म ले सकता है, अगर उसे सच्चे प्यार की ज़मीन मिले। उसके हाथ कांपने लगे। उसने पन्ना पलटा। आर्या, तुमसे मैंने कभी झूठ नहीं बोला, बस कुछ सच रोके रखे, डर से, क्योंकि तुमने मुझे उस समय थामा जब मैं खुद को छोड़ चुका था। अब अगर तुम कहो तो मैं फिर से वहीं खड़ा रहूँगा, बिना उम्मीद के, लेकिन उसी प्यार में डूबा। आर्या ने डायरी बंद की। उसी रात पहली बार उसने खुद को आईने में देखा और कहा, मैं अब भी टूटी नहीं हूँ, मैं अब भी प्रेम कर सकती हूँ, लेकिन इस बार पहले खुद से। अगले दिन सुनवाई में एक अजीब सी शांति थी। शौर्य हमेशा की तरह एक कोने में बैठा था। आर्या सीधी उसके सामने गई,
उसकी आंखों में पानी था लेकिन चेहरा शांत। उसने कहा, तुमने मुझसे कुछ नहीं छुपाया लेकिन कहा भी नहीं। मैं अब जानती हूँ कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, लेकिन अब मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे तब भी प्रेम करोगे जब मैं तुम्हें वापस न लूँ? हाँ, क्योंकि प्यार में शर्तें नहीं होती, वो मुस्कुराई। पहली बार इतने दिनों में सचमुच। तो फिर एक आखिरी परीक्षा है तुम्हारे लिए, वो बोली। अवंतिका की अंतिम इच्छा थी कि उसकी कविताओं को मंच पर लाया जाए। वो जो डायरी में अधूरी थी, उन्हें कोई पूरा करे, और वो कोई और नहीं, तुम हो। तुम्हें उसे मंच पर पूरा करना होगा ताकि उसका अंत सम्मानित हो और तुम्हारा भी। शौर्य कुछ नहीं बोल सका, बस आंखों में आंसू भर आए। उसे लगा जैसे किसी ने उसे जमीन से उठाकर फिर से आसमान दिखा दिया हो। अगले कुछ दिन सुनवाई की तैयारियों में निकल गए। ये कोई उत्सव नहीं था, ये एक विदाई थी, एक स्वीकार और एक भावनाओं की समाधि। कविताओं की रिहर्सल के दौरान शौर्य अक्सर चुप रहता, लेकिन जब वो कविता बोलता उसकी आवाज़ से अवंतिका की आत्मा उतरती लगती थी। अंतिम दिन मंच पर खड़े होकर उसने जो पंक्तियाँ पढ़ी वो सबकी आत्मा में उतर गई। तुम नहीं हो पर हर शब्द में तुम हो। जो अधूरा था वो अब भी अधूरा है, पर अब वो अधूरापन मेरा गर्व है। शो के बाद आर्या आई, बिल्कुल शांत। शौर्य उसकी आंखों में झांका और कहा, अब भी कुछ बाकी है? उसने कहा, नहीं, अब तुमने खुद को सिद्ध किया है। अब तुम मेरी परवाह नहीं कर रहे, तुम खुद को समझ चुके हो, और मैं ऐसे ही प्रेम में रहना चाहती हूँ। शौर्य ने उसका हाथ थामा, इस बार बगैर डर, बगैर मांग, सिर्फ समर्पण में। वो दोनों साथ छत पर खड़े थे। बारिश की बूंदें टिन की छत पर गिर रही थी। शहर की रोशनी नीचे थी और ऊपर सिर्फ सुकून। आर्या ने कहा, अब हमारी कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं रही, अब ये भरोसे की भी है। शौर्य ने धीरे से जवाब दिया, और जब प्यार और भरोसा मिलते हैं तो जीवन अपने आप संवर जाता है। नीचे सुनवाई के दरवाजे पर एक नया बोर्ड टांगा गया था, सुनवाई, जहां हर अधूरी कहानी अपना उत्तर पा सकती है। आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें।